गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माफी चाहूंगा 2-3 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। आज वापस हम लोग सेशन लेकर के आ चुके हैं। यस, वेरी गुड। रोशनी गौतम आप क्लास में जुड़ चुकी हैं और हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करने वाले। एक बार मुझे मैसेज करके आप ये बताइए लास्ट क्लास में क्या हुआ था। एक बार आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। क्या मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है? हाँ, यस, दशरथ सिंह जी, आप भी और जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं क्लास में वो सब मुझे बताएं कि क्लास में आवाज आपके पास आ रही है नहीं आ रही है। अभी अपन लाइव क्लास कर रहे हैं तो लाइव क्लास के लिए एक मैसेज डालिए मुझे कि वॉइस आपके पास और जो वीडियो की क्वालिटी है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। हम लोग गुप्तकालीन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, जो कला संस्कृति थी गुप्त काल की, उसमें साहित्य पढ़ रहे थे गुप्त काल का। दशरथ आवाज आ रही है ना? चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग साहित्य पढ़ रहे थे गुप्त काल का और हम लास्ट क्लास में विशाखदत्त के जो राक्षस थे, जो मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम, जो दो ग्रंथ थे उनके बारे में बात की थी मैंने। अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला जो व्यक्ति होता है वो होता है दंडिन। गुप्त काल में दंडिन की जो कहानी है वो क्या मानी जाएगी? देखिए, दंडिन जो है वो पल्लव वंशी एक नरेश थे जो कि नरसिंह वर्मन थे। पल्लव वंशी कांची के नरेश, पल्लव वंशी कांची के नरेश नरसिंह वर्मन के दरबार में थे। दंडिन ने जो ग्रंथ लिखे इनके दरबार में थे। एक्चुअली इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। दंडिन ने जो ग्रंथ लिखे, जिनमें पहला ग्रंथ था काव्यादर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा जो ग्रंथ था वो था अवंती सुंदरी। और तीसरा जो ग्रंथ था वो था 10 कुमार चरित्र। दस कुमार चरित्र, ये तीन ग्रंथ आपको यहां पर दिखाई देंगे। इसके अलावा अगले व्यक्तित्व की बात करेंगे। अगला व्यक्ति दिखाई देता है आपको वत्स भट्टी। दंडी की तरह वत्स भट्टी भी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जिन्होंने भट्टी काव्य या रावण वध नाम का एक साहित्य लिखा हुआ था। इनका साहित्य जो था वो भट्टी काव्य या रावण वध के नाम से था। ठीक है। अब इस ग्रंथ में जो है वो क्या दिखाया जाता है कि राम द्वारा रावण की हत्या करके किस प्रकार से, रामायण का जो कथानक है वो है कि राम द्वारा रावण की हत्या करके किस प्रकार से लंका विजय की गई। ये चीज आपको याद रखनी है। तो वत्स भट्टी का ये ग्रंथ हो जाएगा। गुड इवनिंग रोशनी जी, नमस्कार आपके लिए, वेरी गुड इवनिंग। अगला जो व्यक्ति है वो रहेगा भर्तहरि। भर्तहरि के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। पहला था नीति शतक, दूसरा था इनका ग्रंथ श्रृंगार शतक, और तीसरा जो इनका ग्रंथ था वो था वैराग्य शतक। 3 ग्रंथ यहां पर दिखाई देते हैं। इन्होंने पतंजलि के महाभाष्य पर, पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ पर वाक्य पदीय टीका लिखी थी।
साहित्य गुप्त काल का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस साहित्य को आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो यहां तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वो सब इन साहित्य के बारे में बात की थी। अब अगला जो कंसेप्ट आएगा वो व्याकरण ग्रंथ को लेकर के चलेगा। गुप्त काल में खूब सारे व्याकरण ग्रंथों की भी रचना दिखाई देती है। व्याकरण ग्रंथ में हम लोग इस कंसेप्ट को देखो किस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कई सारे विद्वान थे जिन्होंने व्याकरण ग्रंथों की रचना की। जैसे व्याकरण ग्रंथ रचने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें तो पहले विद्वान थे अमर सिंह। क्या नाम था इनका? अमर सिंह। अब अमर सिंह कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने क्या किया था, एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था लिंगानुशासन। इसी ग्रंथ लिंगानुशासन को आप लोग अमरकोश के नाम से जानते हैं। इसी का नाम क्या माना जाता है? अमरकोश माना जाता है और यह संस्कृत का प्राचीन कोश माना गया है। दूसरा जो व्यक्ति इसको आपको दिखाई देगा यहां पर, वो वामह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वामह, भामह कहेंगे इसको। ये जो भामह थे ये सेकंड नंबर के व्यक्ति थे जिन्होंने व्याकरण के ग्रंथों पर रचना की। अलंकार शास्त्र के रचयिता माना जाता है इनको। क्या माना जाता है? अलंकार शास्त्र के रचयिता। भामा के बारे में बात करें तो ये गुप्त काल के थे और सर्वश्रेष्ठ अलंकार शास्त्री का खिताब इनको दिया जाता है। यानी गुप्त कालीन सर्वश्रेष्ठ अलंकार शास्त्री। सर्वश्रेष्ठ अलंकार शास्त्री। तीसरे व्यक्ति थे चंद्रगोमिन। चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण की रचना की हुई थी और ये एक प्रसिद्ध क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछ लिया जाता है। बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की थी उस ग्रंथ का नाम था चंद्र व्याकरण। किसकी रचना की? चंद्र व्याकरण की रचना की। तो तीन व्यक्ति आपको ये दिखाई देते हैं जो कि क्या करते हैं, यहां पर व्याकरण ग्रंथों की रचना करते हैं। इसके अलावा अगला जो व्यक्ति आपको दिखाई देगा चौथे नंबर पर, वो दिखाई देगा कुमारदास। इसको मैं यहां ले लेता हूं, कुमारदास। कुमारदास ने जो है जानकी हरण नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? जानकी हरण। और इस जानकी हरण का जो कथानक लिया गया था वो रामायण से लिया गया था। कथानक कहां से लिया गया? रामायण से लिया गया। ठीक है। जानकी हरण। एक थे माघ। एक व्यक्ति कौन थे? माघ। माघ के बारे में बात करें तो माघ जो है वो भीनमाल एक जगह पड़ती है नागौर में, यहां के निवासी थे। कहां के निवासी थे? माघ भीनमाल जालौर के, सॉरी नागौर लिख दिया मैंने, जालौर के निवासी थे। कहां पड़ेगी ये जगह? जालौर में पड़ेगी। और जालौर जो है वो आपका वो राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आशीष कुमार जी गुड इवनिंग, नमस्कार आपके लिए। शैलजा, आशीष, दशरथ, रोशनी, 4 स्टूडेंट अभी आप में से लाए हुए। अपन अप्रोक्स जो है अभी 2 या 3 दिन के भीतर इस क्लास को लाइव लेने का एक समय फिक्स कर लेंगे ताकि आप लोगों की मानसिकता भी बनी रहे और मेरा टाइम भी फिक्स हो जाए।
क्योंकि YouTube की क्लास जैसे हमने 9 बजे फिक्स कर रखी है, तो इस क्लास को भी अपन फिक्स कर लेंगे और आप लोग रेगुलर फिर उस टाइम पर इसको तैयार कर सकते हैं। मार्ग जो भीनमाल के थे, इन्होंने शिशुपाल वध की रचना की थी। ये इनका ग्रंथ क्या था? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध का जो कथानक लिया गया था वो महाभारत से लिया गया था। और टाइम आप लोग मुझे अपना कमेंट्स करके बता दें कि सर आपको सुबह, दोपहर, दिन में, जब भी है, इवनिंग के टाइम में कब क्या रहता है। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का जो वध किया था उसकी कथा का वर्णन इसमें दिखाई देता है। महाभारत से कथानक लिया गया है और श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण द्वारा क्या मिलता है? शिशुपाल वध का वर्णन मिलता है। एक व्यक्ति और थे जिनको हम लोग यहां पे ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। इनका नाम था सिद्धसेन। क्या नाम था? सिद्धसेन। सिद्धसेन भी एक व्याकरणाचार्य थे। न्यायावतार नामक एक ग्रंथ था, इन्होंने जो ग्रंथ रचा था न्यायावतार। और इस न्यायावतार नाम के इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया था कि जो न्याय शास्त्र होता है उस न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया? न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। इसके बाद और थोड़ी सी जगह बचा के एक विद्वान यहां भी ऐड कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। एक जो व्यक्ति दिखाई देंगे इसमें आपको, सिद्धसेन हो गए, माघ हो गए, एक दिखाई देंगे आपको वरुरुचि, जिन्हें हम लोग कात्यायन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कात्यायन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वर्तिका नाम से टीका लिखी थी। किस नाम से टीका लिखी? वर्तिका नाम से टीका लिखी थी। इसके अलावा भी इसमें अभी व्याकरण ग्रंथ के कुछ विद्वान हमारे पास बचे हुए हैं। इसको थोड़ा सा वापस हम लोग और शॉर्ट कर लेते हैं और कुछ नई चीजें जो है इसमें ऐड करने का प्रयास करते हैं आपके साथ। ठीक है भाई, चलिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे कामंदक की। तो कामंदक ने क्या लिखा था? नीति शास्त्र लिखा था। कामंदक, और कामंदक का जो ग्रंथ था वो क्या था? नीति शास्त्र। नीति सार या नीति शास्त्र भी कहते हैं इसको, कामंदर या नीति शास्त्र। कामंदक व्यक्ति था। नीति शास्त्र के अलावा इस व्यक्ति के नाम पर कामंदर, कामंदर भी इस ग्रंथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र की तरह राजनीतिक तंत्र पर यह एक ग्रंथ था जो कि गुप्तकालीन राजनीति व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। इसकी तुलना किससे करेंगे? अर्थशास्त्र से करेंगे। अर्थशास्त्र की तरह राजनीति तंत्र पर प्रकाश डालता था। ठीक है, अर्थशास्त्र की तरह, और गुप्तकालीन राजनीति पर इससे क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। गुप्तकालीन राजनीति के बारे में यह बताता है। एक व्यक्ति बचे इसमें इसके अलावा जिन्होंने इस तरीके के ग्रंथ की रचना की, जिनका नाम था वात्सायन। क्या था? वात्सायन। वात्सायन को यहां पे ऐड कर लेते हैं।
वात्सायन ने जो है क्या किया हुआ था, वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की थी। इसमें काम की 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। काम की 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। इस कामसूत्र ग्रंथ पर जय मंगला नाम से एक टीका लिखी गई। इस कामसूत्र ग्रंथ पर इस जयमंगला नाम से क्या लिखा गया, एक टीका लिखी गई। और ये जो जयमंगला नाम की टीका है वो यशोधर पंडित नामक व्यक्ति ने लिखी थी। किसने लिखी? ये यशोधर पंडित ने लिखी। तो यशोधर पंडित ने जयमंगला के नाम से इस पर एक टीका लिखी। और वात्सायन का आपको एक ग्रंथ और दिखाई देता है। हम बात करेंगे किसकी? वात्सायन की। तो वात्सायन का एक ग्रंथ न्याय दर्शन पर है, जिसे न्याय भाष्य कहा जाता है। इनका एक ग्रंथ न्याय दर्शन पर है और इसको न्याय भाष्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्याय भाष्य के नाम से जाना जाता है। ये कुछ गुप्त काल में रचे गए प्रमुख क्या थे? व्याकरण के ग्रंथ थे। मैंने एक ही स्लाइड में इन सबको आपके पास में सेट कर दिया है। सबसे पहले अमर सिंह ने चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में जगह बनाई। लिंगानुशासन के नाम से अमरकोश की रचना की, जो कि व्याकरण का, संस्कृत का और प्राचीन कोश माना जाता है। भामह दूसरे व्यक्ति थे, अलंकार शास्त्र के रचयिता, गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ अलंकार शास्त्री थे। चंद्रगोविंद प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने चंद्र व्याकरण लिखा। कुमारदास ने जानकी हरण लिखा, जिसका कथानक रामायण से लिया गया। कामंदक ने नीतिसार लिखा, जिसे कामंदर भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की तरह राजनीति तंत्र पर यह प्रकाश डालता है। उसके अलावा माघ, जो कि भीनमाल जालौर के थे, इन्होंने शिशुपाल वध लिखा। सिद्धसेन ने न्यायावतार लिखा, जो न्यायशास्त्र की प्रतिष्ठा स्थापित करता है। और वरुचि या कात्यायन ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वर्तिका के नाम से एक टीका लिखी। वहीं वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की, जिस पर जयमंगला टीका यशोधर पंडित ने लिखी। इसमें काम की 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। और एक ग्रंथ मिलता है आपको वात्सायन का। वात्सायन का ग्रंथ है न्याय भाष्य, जो कि न्याय दर्शन पर आधारित हुआ करता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए मुझे। हाँ भाई, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर? बताइए कमेंट्स करके, आगे बढ़े। अब जो अगला कंसेप्ट आएगा इसमें, वो आएगा गुप्त काल में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के कि क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुप्त काल में डेवलप होती है। विज्ञान एवं खगोल के जो ग्रंथ थे उनको लेकर के बात करेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए, नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट कंटेंट पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान एवं खगोल के ग्रंथ। विज्ञान एवं खगोल के ग्रंथ। अब देखिए, विज्ञान एवं खगोल के ग्रंथ क्या थे शैलजा जी? ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारे ग्रंथ आएंगे आपके, जिसमें हमें गणित पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए इन पे भी बात करनी है। ठीक है, ज्योतिष पर क्या लिखा गया, रसायन पर क्या लिखा गया, आयुर्वेद पर क्या लिखा गया। ठीक है, तो गणित पर क्या लिखा गया, ज्योतिष पर क्या लिखा गया, रसायन पर क्या लिखा गया, आयुर्वेद पर क्या लिखा गया, भौतिक पर क्या लिखा गया, और शल्य चिकित्सा पर क्या लिखा गया। और इसके अलावा इसमें ज्योतिष के साथ में भौतिक और ले लेते हैं। इन सभी तरीके के ग्रंथों के बारे में हम लोग इस क्लास में आपके साथ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गणित के ग्रंथों की बात कर लेते हैं। ठीक है, किन की बात कर लेते हैं? गणित के ग्रंथों की बात कर लेते हैं। और बहुत अच्छा कंसेप्ट चलेगा। हम बात करते हैं किसकी? गणित की। देखिए भैया, गणित के ग्रंथ का कॉन्सेप्ट क्या था।
गणित के ग्रंथों में पहला जो नाम आता है वो आता है किसका? आर्यभट्ट का। किसका नाम आता है? आर्यभट्ट का। भाई बड़े गजब का ये विद्वान हुआ करता था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया? एक गणितज्ञ थे, यानी महान गणितज्ञ इनके नाम के साथ में जोड़ा जाए तो इनको उचित सम्मान मिलेगा। महान गणितज्ञ अगर इनके नाम के साथ में जोड़ा जाए तो इनको उचित सम्मान मिलेगा। इन्होंने जो ग्रंथ रचे उन ग्रंथों के बारे में अगर हम बात करें तो पहला ग्रंथ था इनका आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, ठीक है भाई। दूसरा इनका ग्रंथ था सूर्य सिद्धांत। क्या था? सूर्य सिद्धांत। तीसरा इनका जो ग्रंथ था वो था 10 गीतिका सूत्र। ये जो ग्रंथ है 10 गीतिका सूत्र, इसको 10 गीतिका भी कहते हैं और 10 गीतिका सूत्र भी कहते हैं। और एक लिखा इन्होंने आर्याष्टा शतक। ये किन के ग्रंथ थे? ये आर्यभट्ट के ग्रंथ थे। किसके ग्रंथ थे? आर्यभट्ट के ग्रंथ थे। इनका आर्यभट्ट के बारे में बात करें, आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था, इनकी डिटेल में थोड़ी सी बातें कर लेंगे हम लोग। आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? मगध में। और मगध में भी एक जगह थी कुसुमपुर, जो कि आपने पहले भी मौर्य काल में पढ़ा होगा, पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती है। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। यहां पर इनका जन्म हुआ और इन्होंने, आर्यभट्ट ने, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, इन तीनों को क्या दिया? जन्म दिया था। क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति तीनों को जन्म दिया। 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की जो कि आर्यभट्टियम था। ठीक है, इन्होंने किसकी रचना की? आर्यभट्टियम की। ये जो हमने पहला ग्रंथ लिखा है आर्यभट्टियम। अब इस आर्यभट्टियम की रचना करते हैं ये कब? 23 वर्ष की उम्र में। ये बात याद रखना, आर्यभट्टियम की रचना 23 वर्ष की उम्र में करते हैं। इसके बाद बात करेंगे आगे। आर्यभट्टिय जो है खगोल शास्त्र का जनक है। इसमें कहीं कहीं गणित का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। आर्यभट्टियम खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें कहीं कहीं गणित का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं गणित का प्रयोग किया गया है। इस आर्यभट्टियम ग्रंथ के बारे में इनके कुछ विचार थे। आर्यभट्टियम ग्रंथ के बारे में इनके कुछ विचार थे। इन्होंने कहा था कि मैंने खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के सहारे समुद्र में गोता लगाया। क्या किया? मैंने, जो मेरे पास खगोल शास्त्र के कंसेप्ट थे
उन खगोल शास्त्र के कंसेप्टों के सहारे मैंने समुद्र में गोता लगाया और सत्य के ज्ञान से डूबे और सत्य के ज्ञान से डूबे क्या पाया? डूबे रत्न को अपनी बौद्धिकता से उभारा। डूबे रत्न को अपनी बौद्धिकता से उभारा। ये जो ग्रंथ था आर्यभट्टियम, इस ग्रंथ के बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने पाई का मान, किसका मान दिया? पाई का मान दिया, जो कि 3.1416 था। अब इस मान की बात करें तो वर्तमान में जो पाई का मान है, जो 22/7 लिखते हैं, वो 3.1428 है। तो आप लोग मान सकते हैं कि ये जो पाई का मान था वो इन्होंने बहुत पहले ही गुप्त काल में दे दिया था, और पाई का मान भी भारत के लोगों की क्या बताई जाती है? देन बताई जाती है। तो आर्यभट्टियम ने सबसे पहले दे दिया। इसके अलावा इन्होंने शून्य का महत्व बताया। किसका महत्व बताया था? शून्य का महत्व बताया था। इसके अलावा एक वर्ष में दिनों की गणना करके बताया। एक वर्ष में दिनों की गणना के बारे में बताया। और मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका, कि इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की? सूर्य ग्रहण की व्याख्या की, चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस खूब सारे आपसे पूछे जाते हैं। सूर्य ग्रहण की व्याख्या की, चंद्र ग्रहण की व्याख्या की। अब क्या था कि ये जो हम बात कर रहे हैं इस आर्यभट्टियम ग्रंथ के बारे में, इस आर्यभट्टियम ग्रंथ के 4 भाग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? आर्यभट्टियम जो ग्रंथ हमने पढ़ा, इस आर्यभट्टियम के 4 पार्ट आपको दिखाई देते हैं। आर्यभट्टियम के 4 भाग हैं। सबसे पहले भाग पर बात करें तो पहला भाग है 10 गीतिका पाद। 10 गीतिका पाद, ये क्या है? इस आर्यभट्टियम ग्रंथ का पहला भाग। दूसरा भाग है गणित पाद। तीसरा भाग है क्रियापाद। और चौथा भाग है गोलापाद। ये चारों के चारों किसके पार्ट हो जाएंगे? ये आर्यभट्टियम ग्रंथ के पार्ट हो जाएंगे। किसके पार्ट हो जाएंगे? आर्यभट्टियम ग्रंथ के पार्ट हो जाएंगे। आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान थे। पृथ्वी गोल है एवं उसकी धुरी के घूर्णन का सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया।
पृथ्वी क्या है, गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है, उसके घूर्णन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। इसी आर्यभट्टियम ग्रंथ में, इसी आर्यभट्टियम में इन्होंने एक बात और कही। इस आर्यभट्टियम ग्रंथ में इन्होंने एक बात और कही, और वो बात क्या थी कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती है, और चंद्रमा और दूसरे जो ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। तो ये आर्यभट्टियम में इन्होंने सिद्धांत दिया था। आर्यभट्टियम में इन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। क्या कहा, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। और क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा एवं अन्य ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या करते, चमकते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट ने सबसे पहले सर्वप्रथम साइन कॉस थीटा, आपने पढ़ा होगा, साइन जिसे हम लोग ज्या कहते हैं, इसका जो प्रयोग था वो खगोल में किया था। इसका प्रयोग किसमें किया, खगोल में किया। नेक्स्ट, वर्ष की जो अवधि थी वह 365.2586, कितनी, 2586 दिन घोषित की थी। अब वर्ष की जो अवधि है वो 365 दिन निर्धारित है। वो कितनी है, 365 दिन निर्धारित है। और ये जो अवधि है वो कैसे निर्धारित हुई, 365 दिन, ठीक है। और ये दिन 365 दिन जो वर्ष की अवधि निर्धारित की थी वो निर्धारित की थी लगध मुनि ने। किसने, ये निर्धारित की थी लगध मुनि ने। और लगध मुनि को वेदांत ज्योतिष के रचयिता माना जाता है। क्या माना जाता है, वेदांत ज्योतिष। वेदांत ज्योतिष के रचयिता कौन है, लगध मुनि। लगध मुनि ने वर्ष की अवधि कितनी निर्धारित कर दी, 365 दिन जो है वो निर्धारित कर दी थी। आर्यभट्ट के अनुयायियों को आस्मकीय कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक टाइटल मिल गया। जैसे आपने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा होगा तो उनको निर्ग्रंथ कहते थे, उसी तरीके से आर्यभट्ट के जो अनुयायी थे उनको आस्मकीय कहा जाता है। इनके प्रमुख शिष्यों में कौन कौन थे, इनमें एक व्यक्ति था निशंक, एक व्यक्ति था पांडुरंग स्वामी,
क्या नाम था? पांडुरंग स्वामी। एक व्यक्ति था विजय नंदी। विजय नंदी जो है इसने विशिष्ट सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? विशिष्ट सिद्धांत के लेखक हैं ये विजय नंदी, विशिष्ट सिद्धांत के क्या हैं? लेखक हैं। ये हम पढ़ रहे हैं क्या? आस्मकीय। और आस्मकीय कौन है? इनके प्रमुख प्रमुख शिष्य जो हैं उनको आस्मकीय कहा जाता है। वेरी गुड। एक था प्रद्युम्न। एक था आपका श्रीसेन। क्या था? श्रीसेन। एक लाटदेव था और एक था लल्ल। एक का नाम था लाटदेव और एक का नाम था लल्ल। ठीक है, लल्ल और लाटदेव दोनों अलग अलग है। तो लाटदेव और लल्ल। अब जो ये विद्वान था लाटदेव, ठीक है, इस लाटदेव की बात करूं तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध था। सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं विद्वान था। अलबरूनी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ही सूर्य सिद्धांत का रचयिता कहा गया है। आपसे सीधा पूछा जाएगा अलबरूनी के अनुसार सूर्य सिद्धांत का रचयिता कौन था, तो ये कौन हो जाएगा? लाटदेव। और इसकी जो उपाधि थी, इसको कहते थे सर्व सिद्धांत गुरु। क्या कहते थे? सर्व सिद्धांत गुरु। तो सर्व सिद्धांत गुरु इसको कहा गया। अलबरूनी के द्वारा इसे सूर्य सिद्धांत का रचयिता कहा गया है। तो ये था आर्यभट्टियम ग्रंथ। दूसरा जो सिद्धांत मतलब आर्यभट्ट का ग्रंथ था वो था सूर्य सिद्धांत, जो एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ रहेगा। आर्यभट्ट का अगला जो ग्रंथ है वो सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? अलबरूनी ने लाटदेव को माना है, लेकिन ये ग्रंथ आर्यभट्ट का है। किसका है? आर्यभट्ट का है। दूसरी जो कहानी आती है इसमें, इस ग्रंथ में सूर्य सिद्धांत में पहली बार भूगोल शब्द का हिंदी में प्रयोग किया गया। पहली बार इसका किस में प्रयोग किया गया? हिंदी में प्रयोग किया गया। बाद में वराहमिहिर ने इसे संशोधित किया था। वराहमिहिर ने इसे क्या किया था? संशोधित किया था। और आर्यभट्ट की टक्कर को अगर लेकर के चलें तो वराहमिहिर भी इसी तरीके के एक प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, वराहमिहिर। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अगले कंसेप्ट पे वराहमिहिर के बारे में। तो वराहमिहिर कौन थे, आइए जानने का प्रयास करते हैं वराहमिहिर को। प्रमुख खगोल शास्त्री थे। कौन? वराहमिहिर। बृहद जातक
लघु जातक ग्रंथ लिखे थे, बृहद जातक, लघु जातक, और एक था बृहद संहिता। ये जो तीनों ग्रंथ थे ये किस पर आधारित थे? ये फलित ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ थे। किस पर थे? फलित ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ थे। फलित ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ थे, बृहद जातक, लघु जातक और बृहद संहिता। फलित ज्योतिष के प्रणेता कहे जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा पंच सिद्धांतिका। कौन सा ग्रंथ लिखा? पंच सिद्धांतिका। अब फलित ज्योतिष के प्रणेता थे। अब जो फलित ज्योतिष पर ही इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा। अब ये जो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ है आपका, इस पंच सिद्धांतिका के बारे में बात करेंगे वापस यहां करके। पंच सिद्धांतिका 314 बीसी में ज्योतिष के प्रचलित 5 सिद्धांतों का उल्लेख करता है। क्या करता है? उल्लेख करता है। अब ये जो सिद्धांत हैं, 5 जो सिद्धांत हैं, वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं जो ज्योतिष के सिद्धांत हैं? इनमें से पूछा जाता है आपसे प्रश्न। पैतामह, वशिष्ठ, रोमक, एक पॉलिस था और एक सूर्य था। और एक क्या था? सूर्य था। ये फलित ज्योतिष के 5 प्रमुख सिद्धांत थे। और इसमें ये क्या करता है? ये जो पंच सिद्धांतिका है वो गणित और ज्योतिष का प्रमुख ग्रंथ है। गणित एवं ज्योतिष का प्रमुख ग्रंथ है। क्या है ये? गणित एवं ज्योतिष का प्रमुख ग्रंथ है। ज्योतिष के 5 सिद्धांतों के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है और पांचों सिद्धांत मैंने आपको बता दिए। अंतिम जो 2 सिद्धांत थे, ये पॉलिस और कौन सा हो जाएगा? रोमक। ठीक है, इसमें पॉलिस और रोमक। पॉलिस और रोमक जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत कहां से हुए थे? इनका जो उदय हुआ था वो यूनानी संपर्कों का परिणाम था। इन सिद्धांतों का जो उदय था वो यूनानी संपर्कों का परिणाम था। जब आपने सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव पड़े होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब आपने यूनानी संपर्कों का परिणाम पढ़ा था तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें एज इट इज समझ में आ जाएंगी। तो यूनानी संपर्कों के परिणाम के आधार पर भारत में फलित ज्योतिष की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। वराहमिहिर ने भारतीय और यूनानी, भारतीय प्लस यूनानी सिद्धांतों को मिलाकर दोनों ही सिद्धांतों को मिलाकर के रोमक पॉलिस सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
रोमक पॉलिस सिद्धांत क्या किया था? प्रतिपादित किया था। इसी वराहमिहिर ने घनमूल एवं वर्गमूल, घनमूल और वर्गमूल निकालते हैं ना, उसकी विधि बताई थी। मैथ्स में आती है ना, घनमूल और वर्गमूल निकालने की विधि बताई। खगोल विज्ञान की विस्तृत व्याख्या की। इसके अलावा इन्होंने बृहद जातक और बृहद संहिता, दो चीजें आपको दिखाई देती हैं, बृहद जातक और बृहद संहिता। बृहद जातक और बृहद संहिता, इन दोनों ग्रंथों में भौतिक भूगोल की बातें मिलेंगी, नक्षत्र विद्या की बातें मिलेंगी, वनस्पति विज्ञान की बातें मिलेंगी और प्राणी शास्त्र की बातें मिलती हैं। इन दोनों ही ग्रंथों में क्या मिलता है आपको? इसमें आपको भौतिक भूगोल, आप सोचिए कितना डीप है जो कंटेंट है गुप्त काल का, ये पढ़ना पड़ता है। नक्षत्र विज्ञान, प्राणी शास्त्र, क्वेश्चंस कहां से आ जाए पता नहीं पड़ता ना, और फिर एक आएगा वनस्पति विज्ञान। ये चार चीजें इसमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये जो वराहमिहिर थे, इन्होंने पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों एवं उनके उपचारों का वर्णन किया है। पौधों के बारे में भी, प्राणी शास्त्र सॉरी वनस्पति विज्ञान की बात की है तो यहां पे भी आपको दिखाई देता है। एक ग्रंथ आएगा इसमें, सारावली ग्रंथ। कौन सा आएगा? सारावली ग्रंथ। और ये जो सारावली ग्रंथ है, इसके लेखक है कल्याण वर्मा। इसके लेखक कौन है? कल्याण वर्मा। एक व्यक्ति थे लल्लाचार्य। लल्लाचार्य ने पृथुयशा, पृथुयशा वराहमिहिर का पुत्र था, जो कि इसी लल्लाचार्य को ही कहते हैं पृथुयशा, यानी कि लल्लाचार्य वराहमिहिर के पुत्र थे। कौन थे? लल्लाचार्य या पृथुयशा, ये वराहमिहिर के पुत्र थे। क्या थे? वराहमिहिर के पुत्र थे। इन्होंने भी अच्छा काम किया पिता से सीख करके। इन्होंने क्या किया? नक्षत्र ज्योतिष पर, एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहां पर। लल्लाचार्य ग्रंथ का नाम है, जिसके लेखक जो हैं वो पृथुयशा थे। और ये जो पृथुयशा नाम का व्यक्ति है, ये वराहमिहिर का पुत्र था। वो ग्रंथ का नाम गलती से जल्दी में मर्ज हो गया था। तो लल्लाचार्य के लेखक थे पृथुयशा, और पृथुयशा किसके पुत्र थे? वराहमिहिर के पुत्र थे। और ये एक अन्य गुप्त युगीन ज्योतिषाचार्य थे। लल्लाचार्य जो ग्रंथ है
वो नक्षत्र ज्योतिष पर है और एक मौलिक ग्रंथ कहलाता है। ये नक्षत्र ज्योतिष पर मौलिक रत्नकोश कहलाता है। ठीक है, इस ग्रंथ पर जो कि नक्षत्र ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि यहां पर एक शिष्यधि वृद्धि, एक नाम और दिखाई देगा आपको, शिष्यधि वृद्धि, इस नाम से इस पर क्या टीका लिखी गई थी। क्या लिखा गया? इस नाम से इस पर टीका लिखी गई थी। ज्योतिषाचार्य थे एक व्यक्ति मंजुल। इस मंजुल की रचना लघु मानस के नाम से जानी जाती है। यह अलग व्यक्ति है, अलग ग्रंथ है। ज्योतिषाचार्य मंजुल की रचना किस नाम से जानी जाती है? लघु के नाम से जानी जाती है, लघु मानस के नाम से जानी जाती है। तो आज अभी हम क्या है, इस पूरे कंसेप्ट में एक साथ इसको पूरा कराएंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, 1 घंटे की क्लास और ली जाएगी जो गुप्त काल पे रहेगी। आज इतना ही रखते हैं। अपन जितने भी बच्चे आप पेड कोर्सेज में हैं, सब एक ग्रुप में क्रिएट हो जाओ। मेरे व्हाट्सएप पे आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। नंबर आपके सबके पास है ये। जब एप्लीकेशन खोलते हैं तो एक नंबर आता है, उस पर ग्रुप बना लीजिए। तो वहां लाइव क्लास जब लेने आएंगे तो या तो मैसेज कर दिया करेंगे आपको, या फिर आपसे वहां डिस्कशन करके एक टाइम फिक्स कर लेंगे। इस सेशन को यहीं रखेंगे, रात को 9 बजे YouTube पर मिलेंगे आज। और YouTube पर रात को 9 बजे जो क्लास होगी वो सिंधु सभ्यता के प्रश्नों की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी? सिंधु सभ्यता के प्रश्नों की क्लास होगी। तो ये चीज यहां समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इवनिंग में मुलाकात करते हैं रात को 9 बजे।